आज थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज करते हैं पढ़ाई में, ठीक है ना। अभी तक बहुत स्टेप्स और जजमेंट की बात चल रही थी। आज कुछ जो आ चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। 10 दिन की हमने स्टडी की, ये आएगा ऐसे आएगा, तो उसको हम कोई क्वेश्चन होता है तो कैसे अप्लाई करेंगे उस हमारी तैयारी को, है ना। 12 दिन 15 दिन की क्लास को यहाँ हम कैसे अप्लाई करेंगे, समझ में तो आ गया होगा देख के क्या है। ये ग्रुप पर है, भेज दिया ना, भेज दो क्योंकि दिख नहीं रहा ना, यहाँ दिख नहीं रहा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये दिख रहा है आपको बोर्ड पर। वैसे ग्रुप में हम सेंड कर रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल में इसको ओपन करना। नो, सही विजिबल नहीं है अभी, आपके ग्रुप पर आ रहा है ये, है ना। इसको आप स्क्रीन पर ओपन करके बैठना क्लास में। बड़ा होगा नहीं यहाँ से। देखिए मैंने 10-12 आपको स्टेप्स करवा दिए, जज है ना। जजमेंट कैसे लिखना है, हिंदी वालों को डिक्टेट करवा दिया, इंग्लिश वालों को भी बता दिया, ऑर्डर भी बता दिए आपको, चार्ज भी बता दिया। अब मैं कहता हूँ कोई भी स्टेप आपको मिसिंग नहीं करना। और इस क्वेश्चन किससे डराता रहता हूँ कि एग्जाम में ये ऐसे आएगा, तो अब आज हम ये ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बताएंगे कैसे आपको इसमें से क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है और कैसे जजमेंट लिखना है। पढ़ना कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पढ़ना कैसे है। और पढ़ना किस लिए होता है, जजमेंट लिखने के लिए, ठीक है ना। आप मार्केट गए और आपको कहा जाए कि ये लीजिए 5000 रुपीज़ शॉपिंग कीजिए, तो क्या 5000 रुपीज़ में आप शॉपिंग कर सकते हो, कर सकते हो। क्या खरीदोगे, एक पैंट ही आएगी 5000 रुपये में। अब आपको ये बोल दिया जाए कि भाई देखो आज रूम पर हम सिर्फ 2 लोग हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है ना, तो अपन को कल तक का खाने का अरेंजमेंट करना है 5000 रुपये में। अब क्या खरीदोगे, अब पेंट पर तो ध्यान नहीं जा रहा ना आपका। अब आपको खाने पर जाना है कि भाई ये देखो अभी इवनिंग का, अभी 3 बज रहे हैं, रात को 10 बजे दोबारा भूख लग सकती है, रात में पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कल का लंच भी चाहिए। और ये कह रहा है कि शाम को अपन पहुंच जाएंगे सही डेस्टिनेशन पर, नहीं पहुंचे तो कल शाम तक की व्यवस्था करनी है अपन को, मतलब हमने सोच लिया। अभी एग्जाम्पल क्यों दिया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा मतलब है आपके सामने प्रॉब्लम दे दी, आपको क्या लिखना है, जजमेंट लिखना है। आपको ये 5000 रुपये दे दिए, ये आपके 5000 रुपीज़ हैं, किस पे खर्च करने हैं, जजमेंट। तो ये मटेरियल है, जजमेंट पे खर्च करना है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट में लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, वही इसमें से सर्च करोगे। अभी यहाँ पर लिखा होता प्लीज नोट द एरर, ग्रामेटिकल एरर इन दिस पैरा, तो आपको फिर इसमें ये सर्च करते हैं कि भाई ग्रामेटिकल कहाँ गलत लिखा हुआ है। इस पर लिखा होता है सर्च द आर्टिकल्स इन दिस पैरा, यूज इन दिस पैरा, तो आप आर्टिकल सर्च करते। यहाँ लिखा हुआ है जजमेंट, तो आपको जजमेंट अब मैंने आपको बता दिए कि वो 11 स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए इसमें से, वो इसमें से चूज करो। तो पढ़ना आना चाहिए आपको उस क्वेश्चन को। कल हमारी वही बात हो रही थी कि एग्जाम में आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, नंबर एक कम आ जाए लेकिन रोल नंबर सही लिखना है।
आप जजमेंट करेक्ट लिखो या नहीं लिखो, लेकिन पहले प्रॉब्लम को तो सही पढ़ लो। आप उस जल्दी के चक्कर में, मेरे पास मात्र 2.5 मिनट बची हुई है और मेरे को 4 पेज का जजमेंट लिखना है, उसको पढ़ नहीं रही तरीके से, पेज तो पूरे आपने 4 पेज लिख दिए और वो गलत ही हो गया, तो आपके वो फिर हो गया ना, 2 ही नंबर मार्क्स मिले। तो पहले आप उसमें से पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, उसमें से क्या चीज आपको सर्च करनी है, तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो वहीं पर ही। और स्टेप्स आपको दे रखे हैं, पर फॉर्म आपको दे रखा है, वो उसमें डालते जाइए। तो पढ़ना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप पर आया ये मैसेज? आ गया क्या? जी सर, यस आ गया है ना। ये आप ओपन कीजिए, अब पढ़िए इसको। एन इंस्पेक्टर ऑफ राजस्थान पुलिस, मानिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और उस समय स्टूडेंट्स हैं अभी पढ़ने के समय, जैसे जजमेंट लिखना शुरू करोगे तो इसके अकॉर्डिंग रोल प्ले करना शुरू कर देना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको। जब एफआईआर की बात है तो आप कॉम्प्लेनेंट बनना है, इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है तुरंत आईओ में कन्वर्ट हो जाइए, कॉग्निजेंस चार्ज की बात आ रही है तुरंत कोर्ट, कॉग्निजेंस की बात आ रही है मजिस्ट्रेट कोर्ट, चार्ज की बात आ रही है ट्रायल कोर्ट। समझ में आ गया? तुरंत रोल प्ले करना है जब, जिससे आपकी वर्डिक्ट और वर्जन की यूज सही होगा। तो ये कहता है कि एन इंस्पेक्टर ऑफ राजस्थान पुलिस। अब इतने लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हर लाइन का, हर शब्द का यूज है, ऐसे नहीं रखा, कोई फालतू नहीं रखा। उसमें प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, इंग्लिश का ग्रामर का भी यूज हो रहा है, उसका भी यूज है। तो एन इंस्पेक्टर ऑफ राजस्थान पुलिस, भाई यहाँ कोई भी ये भी तो कह सकते हैं पर्सन, है ना। अब मैं बताऊंगा क्यों अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। एन इंस्पेक्टर ऑफ राजस्थान पुलिस एलोंग विद पुलिस पार्टी वॉच ऑन ए रूटीन पेट्रोलिंग। समझ में आता है ना पेट्रोलिंग? सबको आता है ना, गश्त लगाते हैं ना, उसे पेट्रोलिंग बोलते हैं। इन विलेज ऑन सो एंड सो डेट, डेट आ गई इसमें। ए बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए मोटरसाइकिल, द इंस्पेक्टर ट्राइड टू स्टॉप द बॉय हु फायर्स ए गन शॉट। समझ में आ गया कि पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए जा रही थी, तो एक बॉय उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था मोटरसाइकिल पर, पुलिस ने उसको, इंस्पेक्टर ने उसको रोकने की कोशिश की। हु फायर्स गन शॉट, उस लड़के ने उस पर फायर कर दिया। ठीक है। द बॉडी ऑफ द गन शॉट विच हिट ए कांस्टेबल, तो उसमें से जो पुलिस पार्टी थी उसमें से कांस्टेबल को वो गोली, बुलेट हिट कर गई, मतलब लग गई। हु डाइड एट स्पॉट, वो मर गया। पुलिस समहाउ कॉट होल्ड ऑफ द बॉय, मतलब सिंपल सी बात, ही हैज बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया उसको। द बॉडी ऑफ द पुलिस कांस्टेबल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड। आफ्टर द कंप्लेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाइल्ड चार्जशीट। ठीक है, बॉडी को हॉस्पिटल ले गई, वहाँ पोस्टमार्टम कंडक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और चार्जशीट पेश कर दी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल, ट्रायल शुरू हो गई। दैट बॉय स्टेटेड हिज एज इन टू बी 17 years and 6 months at the time of the occurrence and claimed to be a juvenile। उसने कहा कि भाई ट्रायल के दौरान कहा भाई मैं तो 17 साल 6 महीने का हूँ, मेरे को जुवेनाइल ट्रीट करो। He produced a birth certificate issued by municipal corporation in support of this claim।
ठीक है। अब नीचे आ रहा है फ्रेम द चार्जेस अज्यूमिंग द ट्रायल वाज अंडरटेकन बाय द चिल्ड्रन कोर्ट। भाई क्या चार्ज फ्रेम की है ना, चिल्ड्रन कोर्ट ने क्या चार्ज फ्रेम की है, ये प्रश्न दे दिया उन्होंने। What sentence should be imposed on the boy keeping in view of the provisions of the Juvenile Justice Act 2015, है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या कोर्ट दे सकती है यदि कन्विक्ट करती है तो। अब आपको सबसे पहला तो ये देखना है कि इसमें लिखना क्या क्या है। आप कंफ्यूज होते हैं कि सब उसमें चार्ज व शब्द आ गया तो क्या हमें चार्ज लिखना है अलग से, ये होते हैं ना प्रश्न, ये आता है ना कि साहब ये लिखता है कि आरोप विरचित करते हुए जजमेंट लिखी है तो हमें क्या चार्ज ऑर्डर लिखना पड़ेगा, क्या चार्ज परफॉर्मा बनाना पड़ेगा क्या। तो इसमें तो उन्होंने सीधा ही प्रश्न दे दिया है, मान के चलो ये दे दिया क्या सेंटेंस देनी पड़ेगी। अब आपको ये सोचना है आपको लिखना क्या है। पहला प्रश्न तो ये आ गया, जजमेंट तो लिखना है, जजमेंट के साथ साथ क्या लिखना है। कोई बता सकता है इसको? पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया सबने? अब बताइए वन बाई वन बनवाइए, आप भी बताते रहिए ऑनलाइन वाले अपने मैसेज के माध्यम से, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कौन बताएगा क्या क्या लिखना है इसमें। दोबारा पढ़ लो यदि अभी भी डाउट है तो, क्योंकि मुझे पता है अभी किसी ने भी इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए जजमेंट के पर्पस से। मेरा पहला प्रश्न, क्या इनका अलग आंसर देना है? जैसे ये क्वेश्चन मार्क ने नीचे उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, तो क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है क्या जजमेंट लिखने के साथ साथ हमको इनके इसको प्रश्न मान के इनका उत्तर लिखना है? किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? बिल्कुल निडर होके बोलो, गलत बोलो सही बोलो, जो आ रहा है वो बोलो, जो आपके ब्रेन में आ रहा है जिससे करेक्ट कर सकूं आपको। क्या है आपके दिमाग में? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, करना है क्या? इसका आंसर लिखना है क्या? कि यहाँ पर हम जैसे लिखिए फ्रेम द चार्ज अज्यूमिंग, जैसे मैंने चार्ज ऑर्डर लिखा रखा है, तो क्या आपको ऐसा कोई 3-4 साल का 4 लाइन का ऑर्डर लिखना है क्या? भाई अब आप प्रश्न पढ़ते ही आप कंफ्यूजन में हो गए ना। यहाँ तो क्लासरूम में आपसे आंसर नहीं बनना, वहाँ तो सोचने में लग जाओगे, 30 सेकंड बिगाड़ दोगे। ऑर्डर नहीं, इनके आंसर ट्रायल बाई चिल्ड्रन कोर्ट स्टेप फॉलोज, सिर्फ चार्ज बनाना है एंड सेक्शन का आंसर करना है। तो बताया ना कि प्रश्न पढ़ना है, ऊपर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आपके लिए ये है। फिर कंफ्यूजन अपने को दूर कर लो, निकाल दो भ्रांति के। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस, राइट जजमेंट कंसिडरिंग द बिलो फैक्ट्स। तो प्रश्न इज ओनली टू राइट द जजमेंट, forget about the question answer or framing of the charge order separately. Clear? पहली लाइन से राइट जजमेंट कंसिडरिंग द बिलो फैक्ट्स, जजमेंट लिखना है मात्र, कोई अलग से चार्ज ऑर्डर नहीं, कोई चार्ज परफॉर्मा नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करेक्ट? अब ठीक है, आपने कहा सर जजमेंट लिखना है, अब जजमेंट के स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपन को मटेरियल निकालना है ना, एविडेंस निकालनी है, फैक्ट निकालनी है, किस कोर्ट में ट्रायल होगी, सब निकालना है ना। अब उसमें से चलिए निकालते चलिए। सबसे पहले मुझे बता दीजिए इस ऑफेंस, भाई ऑफेंस तो सर्च करोगे ना, वरना जजमेंट कैसे लिखोगे? करोगे ना, पहली चीज आपको ऑफेंस निकालने की है ना, लिखा तो है नहीं कहीं पर इसमें ऑफेंस, तो आपको सर्च करना है कौन सा ऑफेंस बना।
मैं ऑफेंस की बात पूछ रहा हूं अभी, मैं कोर्ट की बात पूछ नहीं रहा। अपराध क्या बना है इसको पढ़ने से? 186 और 302। 186 क्या है? अच्छा, ठीक है। तो अब वही बात मैं कह रहा हूं कि आपको ऑफेंस कैसे दें, इसको पढ़ने से निकालना है। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट हो गया ये पुलिस पर्सन और उसकी टीम, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द का उपयोग किया, वरना कहते दो दोस्त जा रहे थे फायर कर दिया। ये भी तो फ्रेम कर सकते थे ना इस क्वेश्चन में। पुलिस पार्टी की पेट्रोलिंग ही क्यों डाला? क्योंकि दे वर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटी, वो ये कहना चाह रहे हैं। और ऑफिशियल ड्यूटी कौन डिस्चार्ज कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। तो इसके पीछे का कहीं राज है, तो आपको वो वाले ऑफेंसे डालने हैं। तो इसमें आपके अनुसार 186 और 332 आएगा क्या? उसके कार्य राज की सेवा में अवरोध पैदा करना, यही है ना? हाँ, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट आएगा क्या, पूछ रहा हूँ आपसे। और 353 आएगा ना? क्या है? तो ये चंद्र प्रवाह नहीं, इनका किसका आंसर है? उर्मिला का करेक्ट आंसर है। तो पहला काम हमको ऑफेंस देखना है ना। ज़्यादातर इसमें लोग 302 सीधा देखता है कि मर्डर हो गया 302, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है और उसको काम करने से रोका जा रहा है, तो वो ऑफेंसेस भी आएंगे। अब आपने 2 या 3 ऑफेंस सेलेक्ट कर लिए, इसके अलावा यदि कोई और बनता भी है ना, तो एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। कोई और छोटा मोटा ऑफेंस आपसे रह रहा है कि ये भी बनना चाहिए था, तो उसका पर्पज वो नहीं है कि नहीं, इसमें जितने भी अपराध हुए सबका एक एक्यूरेट जजमेंट चाहिए। वो ये चाहता है कि जजमेंट एक्यूरेट, जिस सब्जेक्ट दिया गया है उस जजमेंट को लिखने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो इसमें से ले लिया कि नहीं आपने। तो 3 ऑफेंसेस ले लिए बहुत हैं। वैसे बन नहीं रहा, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें छोटे मोटे और कोई भी ऑफेंस बन रहे होते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, आपने नहीं बनाए। तो ऑफेंस क्लियर। अब आ जाते हैं नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट या पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट। यही ऑफेंसेज हो गए ना पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट के, ठीक है। ये पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट किस कोर्ट में फाइल की जाएगी, इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा आंसर आ रहा है ये चिल्ड्रन कोर्ट।
अब आप मुझे बताओ कि तुम मेरे पैरा तो फॉलो करे आएंगे सर, आपने स्टेप बता दिए, फॉलो कर दिए। अब आपकी ये नॉलेज तो बेसिकली आईपीसी सीआरपी से एविडेंस आपकी समझ की है, इसमें कोई जजमेंट राइटिंग वाला आपको टीचर आपको नहीं आपके ब्रेन में कोई डाल सकता है। चिल्ड्रन कोर्ट में क्यों आएगी? नहीं आएगी चिल्ड्रन कोर्ट में। अभी तो जनरल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जनरल इन्वेस्टिगेशन मैंने बोला 302 307 हो तो मजिस्ट्रेट की जाएगी, चालान तो मजिस्ट्रेट की जाएगा। अब आपका आंसर इसलिए आ रहा है कि स्पेशल केसेज है, स्पेशल कोर्ट हो गई, इसलिए आपने आंसर दिया, इसीलिए दिया ना, माइंड सही अप्लाई किया कि स्पेशल, जहाँ जुवेनाइल जस्टिस की बात आ गई, स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट क्लियर लिख दी उन्होंने, तो वहाँ जानी चाहिए, लेकिन वहाँ क्यों नहीं जा रही, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर है सही, लेकिन यहाँ यस के अकॉर्डिंग नहीं दिया आपने आंसर, ये पढ़ने के बाद नहीं दिया, मैं इस फैक्ट्स पर चाहता हूँ आंसर आपका। बच्चा विचारण के दौरान बोल रहा है, शब्द क्लियर दे रखा है, एग्जाम ने क्यों दिया, क्लियर लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल द बॉय स्टेटेड हिज एज। वो आपकी एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन देने वाला इसी स्किल को चेक करना चाहता है कि विचारण के दौरान तो मतलब चालान तो हो चुका ना, चार्जशीट तो एज ए रूटीन उसको मेजर मानते हुए, एक पर्सन मानते हुए पेश कर दिया, तो अभी ये शब्द आप यहाँ भूलोगे, फिर गलती करोगे, दोष मुझे आएगा, सर आपने क्लास ली, देख लो आप कहते थे 8 आएंगे, आपकी स्टेप पूरे फॉलो किए हमने। उसके साथ ये भी देखना, पढ़ना है ध्यान से, किस स्टेज के बाद क्या चीज़ हो रही है, स्टेज की बात करता हूँ ना मैं आपके हमेशा, तो वो चीज़ एक बार के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये ड्यूरिंग ट्रायल की बात है, तो माइनर मेजर की बात तो अभी भूल जाओ, अब तो फिर जब तक ट्रायल से पहले का प्रोसेस तो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चलाइए। तो ये पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गई, ये गलत, ठीक है, क्या हुआ, कॉग्निजेंस, ठीक है, कॉग्निजेंस नी ऑफेंसेज में हो गया, कोई माइंड अप्लाई नहीं करनी, कोई कम करना है कोई ज़्यादा करना है, ठीक है। अब ये मान के लो पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट पेश की, तो आप चार्जशीट की जब पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट पेश करोगे तो पुलिस से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे इस केस में, एविडेंस चाहिए कि ना आपको बाद में नीचे, तो आप मैंने बोला ना इन्वेस्टिगेशन, आपको इसका डिसीजन करने के लिए किस एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहली चीज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ठीक है, तुरंत इसको आगे एग्जिबिट मार कर लेना, एग्जिबिट डाल दीजिए, फिर मार कर लेंगे अभी, मतलब ओनली सिंगल गन शॉट है, वहाँ ये नहीं हो रही कि मारपीट हुई तो कोई और इंजरी एमएलआर की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना, ये होता है कि मारपीट भी हुई, वो कह रहा है और सिंगल गन शॉट इंजरी बता रहा है, वो फायर ए शॉट, ये शब्द लगाया उसने, मतलब कोई और घटना घटित नहीं हुई मारपीट की, ये शॉट, तो मात्र आदमी वो मर गया कांस्टेबल, तो पोस्टमार्टम उसका सीधा होगा। अगर वो बाद में मरता हॉस्पिटल के बाद तो पहले उसकी एमएलआर बनती, उसके बाद पोस्टमार्टम होता, लेकिन यहाँ तो वो कह रहे हैं कि तुरंत ही मर गया वो, हु डाइड एट स्पॉट, तो इसलिए यहाँ एमएलआर का प्रश्न नहीं पैदा हुआ, एमएलआर आपके नहीं रहेगी। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि एमएलआर भी बना देंगे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बना देंगे, अरे स्पॉट पर मर गया तो उसका मेडिकल ही हुआ ही नहीं ना, वो तो सीधी डेड बॉडी को ले गए, पोस्टमार्टम करा दिया उसका, उसमें इंजरी आ जाएगी, कितनी इंजरी थी, मारपीट भी थी क्या, है ना, हो सकता है वो जीप टकरा गई हो, एब्रेजन भी हो सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई के नहीं है वो, है ना, तो पोस्टमार्टम हो गया।
इम्पोर्टेंट चीज। और क्या इन्वेस्टिगेशन किया, 161 सीआरपीसी के स्टेटमेंट भी हो गए, किए होंगे ना क्या नहीं? अब बताओ क्यों लिए होंगे? यहाँ पर आप ये बताओ, ये पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने बात की है, पार्टी शब्द लगाया है, वो इसीलिए लगा है पार्टी का कि कम से कम 160, वो तो जंगल से जा रहे हैं ना गांव में, तो पुलिस पार्टी के बयान ही तो देंगे। तो पुलिस पार्टी के गांव के एक दो बयान, या पुलिस का गांव के नहीं होंगे तो आप कम से कम पुलिस पार्टी के बयान तो उसमें नोट करेंगे, साहब वी आर डिस्चार्जिंग ऑफिशियल ड्यूटी, हम जा रहे थे, सामने से आदमी आया, हमें सस्पेक्टेड लगा, हम हमारे साहब ने उसको रोका तो उसने कांस्टेबल पर गोली चलाई। किसी से तो कहलवाओगे ना आप इस बात को। 161 हो गया आपका, साइड प्लान भी बनाओगे, हालांकि इसकी आपको जजमेंट में ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख दो, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का ये, इसलिए शब्द डालने में क्या जा रहा है, साइड प्लान भी बना दिया आपने। और कुछ बचती है क्या एविडेंस? गन की रिकवरी हो गई, रिकवरीज जैसे कि गन के अलावा और रिकवरी की भी आवश्यकता पड़ेगी इसमें। वो तो मोटरसाइकिल तो है ही है, मोटरसाइकिल आपको यदि इसमें कन्विक्शन करना है और जस्टिफाइड कन्विक्शन करना है, बुलेट कहां से मिलेगी, क्यों मिलेगी? वो तो डेड बॉडी की बॉडी में है, वो तो डॉक्टर रिकवर करेगा, उसकी कार्टेज मिलेगी, जो ये साबित करेगा घटना यहां हुई। नहीं रिकवर कराते हो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये रिकवरी लिख दी तो आप अपने जजमेंट को, कन्विक्शन को अच्छी तरह जस्टिफाइड कर रहे हो। एक आर्मोरर रिपोर्ट होती है, भाई वो गन की रिकवरी की तो गन का एग्जामिनेशन कराया जाएगा कि उस गन से गोली चली भी है या नहीं चली, वरना डिफेंस तो भाई डिफेंस, ये तो हम प्रोसिक्यूशन के पर्पज से सोच रहे हैं, आप डिफेंस के पर्पज से भी तो कुछ लिखोगे। वो कहेगा साहब इसमें तो ये जो गन की रिकवरी की है इससे कोई गोली नहीं चली, तो प्रोसिक्यूशन आर्मोरर रिपोर्ट पेश करेगा, उस पर भी वो क्रॉस करेगा, कितने घंटे चली, कितने घंटे पहले चली थी, ये नहीं लिखा इस रिपोर्ट के अंदर। वो तो पुलिस ने रिकवरी कर ली, वो तो गोली चली होगी, कोई पिस्टल, पुलिस के पास क्या कमी है, पिस्टलों के रख देते हैं, हम प्रैक्टिकली होता है ऐसा, रख देते हैं ज़बरदस्ती कि इससे गन की रिकवरी हुई। तो वो आर्मोर रिपोर्ट से ही वेरीफाई होता है कि कितने घंटे पहले इस गन से चली हुई है गोली। लिख लेना आराम से, समझने पर ध्यान दो, है ना, लिख लेना कोई नहीं। तो ये आपके मोटरसाइकिल क्लियर दिख ही रहा है ना। मॉडिकल आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो मोटरसाइकिल का भी आप मैकेनिकल रिपोर्ट पे लिख सकते हो, शब्द ही तो लिखना है ना। चलिए बेसिक ये चीज़ लिख ली, और ज़रूरत होगी तो अपन, अभी तो मैं मात्र समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब गवाह भी चाहिए, विटनेस भी चाहिए, तो डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर आएगा ही आएगा, तो डॉक्टर का विटनेस हो जाएगा, एफआईआर लोजर हो जाएगा, कोई कांस्टेबल भी करा सकता है। अब इसमें ये नहीं लिखा किसने एफआईआर कराई, तो अब इसमें एक तो खुद इंस्पेक्टर है, पुलिस पार्टी कांस्टेबल भी हैं, तो किसी से भी करवा दीजिए आप, कांस्टेबल से करवा दो एफआईआर या इंस्पेक्टर से करवा दो, इंस्पेक्टर है ना, तो एफआईआर लोजर इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर के बयान करवाओगे, ठीक है, किसी ना किसी कांस्टेबल के टीम में से बयान करवाओगे,
तीन चार कांस्टेबल इकट्ठे लिख दो, PW32 PW5 अलग अलग लिखना है तो कम से कम तीन तो बनाओ, क्योंकि वो पार्टी की बात कर रहे हैं। ये पार्टी तो पूरी बयान देगी कि नहीं प्रोसिक्यूशन के फेवर में। और पार्टी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर दो या तीन होंगे तो वो संख्या लिख देंगे कि दो व्यक्ति थे या तीन व्यक्ति थे। पार्टी का मतलब पाँच छः लोग तो होंगे ही। तो हमें यहाँ संख्या चेंज करनी है मात्र, तो कंजूसी नहीं करनी, सीधी लिखो 5 कांस्टेबल लिखो, PW 4 to 8, these are the constable of the patrolling party who stated the gunshot was done by the accused। ठीक है, कांस्टेबल हो गए। तो ये चलो एविडेंस की बात हो गई है ना, एविडेंस हो गई, कॉग्निजेंस हो गया। कॉग्निजेंस के बाद अब मुझे बताइए इंपॉर्टेंट चीज, क्या कमिट होगा केस क्या नहीं होगा? कमिट होगा क्या केस? इसमें भी अभी डाउट है, जोर से बोलो। यस होगा, कि मजिस्ट्रेट ही करेगा ट्रायल? कमिट होगा। तो अब प्रश्न इस बात है, कमिट कहाँ होगा? अभी मैं लिख रहा हूं आपके ऑप्शन। एक किसी का ऑप्शन आया चिल्ड्रन कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट है ना। और कोई? सेशन कोर्ट। और कोई? चिल्ड्रन कोर्ट वाले हाथ सही करो, इनका आंसर सही है, हाथ खड़े करिए। किसने दिया चिल्ड्रन कोर्ट? आपने। आप जे एक्ट में पढ़े हुए हो अभी भी आप जे एक्ट में हो। इधर से स्पेशल कोर्ट ममता ग्यारी जी बोल रहे हैं स्पेशल कोर्ट, बाकी चिल्ड्रन कोर्ट, सेशन कोर्ट। अब चलो सेशन वाले को छोड़ो, मैं तो चिल्ड्रन कोर्ट का कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ। चिल्ड्रन कोर्ट में क्यों ट्रांसफर होगा? अभी आपके साथी ने क्या बोला कि जुवेनिलिटी इज क्लेम ड्यूरिंग द ट्रायल। तो ट्रायल तो शुरू होने दो, जुवेनिलिटी चैलेंज होगी तभी तो चिल्ड्रन कोर्ट में जाएगा केस। वो तो ट्रायल में किया, ट्रायल तो शुरू नहीं हुई ना, विचार्ज ही फ्रेम नहीं हुए, तो जुवेनिलिटी की तो भी बात ही नहीं है कोर्ट के सामने। जब जुवेनिलिटी की बात ही नहीं है तो जनरली 302 का केस है, सेशन कोर्ट में कमिट होगा। आप ये देखो मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे वहाँ, क्योंकि आपके पास सोचने का समय कम रहेगा। वहाँ देखेंगे जे एक्ट का स्पेशल कोर्ट सीधी चिल्ड्रन कोर्ट दे रखी है, दो दो जगह लिख रखा है चिल्ड्रन कोर्ट, सीधा हो गई गलती आपसे। तो कहाँ होगा? सेशन कोर्ट कमिट होगा। यहां तक ठीक है? लिख भी दोगे सारी चीजें, लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, स्टेप फॉलो करके। इन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिए कि नहीं करेंगे, कि जुवेनिलिटी की बात करेंगे यहां, क्योंकि अभी ट्रायल हुई नहीं। वहां उनके शब्दों को पकड़ो, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल शुरू नहीं हुई तो अभी उन्होंने जुवेनिलिटी की बात ही नहीं की। और जुवेनिलिटी की बात कौन कर रहा है? अक्यूज। अक्यूज तो अभी प्ले ही नहीं है ना रोल। अब चार्ज हुआ तब अक्यूज को बुलावा आया, चार्ज फ्रेम हुआ तब उसने बोला, लेकिन वो ट्रायल सब दे दिया, ट्रायल दे दिया इसका मतलब चार्ज फ्रेम हो चुके। तो ये चार्ज फ्रेम हो गई 186, 353 और 302। चार्ज फ्रेम हो गए। उसने कहा साहब मैंने नॉट प्लेड गिल्टी कह दी उसने, आई वांट टू ट्रायल भी शब्द बोल दिया उसने। ठीक है, अब ट्रायल के दौरान आ गया ना शब्द, अब ट्रायल आया, प्लीड नॉट गिल्टी, ट्रायल क्लेम, ये शब्द लिखोगे ना वहां तक, ये शब्द लिख चुके होंगे वहां तक के लिए। और इसको इतना शॉर्ट करना है कि अभी इसमें स्पेशल चीज तो अब आएगी, वो आपका कहना में एक पैरा स्पेशल लिखना पड़ेगा आपको, तब आपके केस में जो वो चाह रहा है वो जान आ पाएगी। नॉर्मल में आपको आप ऑफेंस भी सही लिख देते हो, विटनेस भी सही लिख देते हो, डिसीजन भी सही कह देते हो,
तो वो चाह रहा है ना, वो सही सब सही करने के बाद भी आपको 5 नंबर ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि अभी वो चाह रहा है कि एक स्पेशल पैरा बच्चे की तरफ से आना चाहिए जिससे शो हो, ये कनेक्टिविटी हो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और नॉर्मल आईपीसी सीआरपीसी के बीच में। चलो ट्रायल हो गया। अब ये वाला शब्द आ गया कि उसने ड्यूरिंग ट्रायल ही क्लेम्ड कि ही इज द एज ऑफ 17 ईयर्स 6 मंथ। उसने क्या कहा कि 17 साल 6 मंथ का है वो। तो मुझे बता दो कहने का मोड क्या होगा। उसने कह दिया कहा ड्यूरिंग ट्रायल ही स्टेटेड, भाई अक्यूज कहेगा या उसका वकील कहेगा, तो कोई मोड होगा ना कहने का, क्योंकि कोई स्टेटमेंट तो हो नहीं रहे उसके इस स्टेज पर, तो कोर्ट को एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, उसके बयान मान लिए, तो वो किसी एप्लीकेशन के साथ कहेगा। तो आप सिंपल अपने जजमेंट में लिख दोगे आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एज द ट्रायल इज कमेंस्ड एट दैट मोमेंट अक्यूज फाइल्ड एन स्पेसिफिक एप्लीकेशन for claiming that he is a juvenile having the age of 17 years 6 months. He claimed the age determination. यहाँ कोर्ट आपसे चाह रही है, एग्जाम में चाह रहा है कि आप एज डिटर्मिनेशन के बारे में जानो, और जानते हो तो लिखो। ये कुल मिला के एज डिटर्मिनेशन की बात आ गई ना। भाई आप ये बताइए कि उनने कही साहब मैं 17 साल 6 महीने का हूँ, चलो उनने कह भी दिया कि ये उसने क्या किया है 10th क्लास का सर्टिफिकेट पेश किया, कहीं लिखा भी है इसमें, लिखा है ना, ये रहा, ही प्रोड्यूस ए बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो ऐसे तो दे नहीं गए डीजे साहब को, साहब मैं 17 साल 6 महीने का हूँ, कोर्ट मान नहीं लेगी, तो उसका प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको कि यहीं पर कोर्ट मान लेगी 17 साल 6 महीने का, उसको जुवेनाइल डिक्लेयर कर देगी। एविडेंस किस मोड से आएगी? तो भाई एज डिटर्मिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट, है ना। लेकिन अब प्रश्न इस बात का आता है कि वेदर दिस कोर्ट मीन्स द ट्रायल कोर्ट इज हैविंग द जुडिक्शन और पावर टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अक्यूज। वो तो ट्रायल के लिए है डीजे भी कर सकता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल जजमेंट नहीं लिखना, आपको एग्जामिनर को अपनी क्वालिटी दिखानी है। तो आप कहोगे कि एट द मोमेंट ऑफ द ट्रायल अक्यूज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, लर्नड ट्रायल जज हैज सेंट दिस एप्लीकेशन टू द जेजे फोर्ट फॉर द एज डिटर्मिनेशन। भेज सकता है ना भाई। एज डिटर्मिनेशन कौन करेगा? बोर्ड ज़्यादा बेटर करेगा। 94 जब भी प्ले करेगा ना कि कौन सा एविडेंस कौन सा डॉक्यूमेंट माने। ऑन तो है ना अपना, तो सारा लाइट तो जरूर गई है, लेकिन अपना ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अभी देखिए यहाँ पर अभी हमारी बैटरी लो है तो आपका ये सिस्टम ऑफ कर रहे हैं, लेकिन पॉज है, आपकी क्लास पॉज रहेगी, जैसी लाइट आती है दोबारा ऑन करेंगे, है ना स्टूडेंट्स ऑनलाइन। कि इसको जुवेनाइल बोर्ड को रेफर कर दिया, वेयर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फाइल्ड इस रिपोर्ट। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिपोर्ट किसको देगी? डीजे को। अब उस रिपोर्ट में क्या होगा? यहाँ आपको ये वो रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही वो जेजे बोर्ड को रिपोर्ट सेंड करेगा तो उससे एक्यूज एविडेंस देगी उस पॉइंट पर 94 के अकॉर्डिंग के साथ। ये देख रहे हो मेरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, उसका ये सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है ट्रायल, वो एज के 17 साल 6 महीने। अब चलो एक बार मैं फिर दोबारा लौट के आ रहा हूँ, डीजे ही कर दे डिटर्मिनेशन। तो सेक्शन 15 की रिपोर्ट सेक्शन 16 की रिपोर्ट कर सकता है कि डीजे, है ना भाई। ये चिल्ड्रन कोर्ट में क्यों चलेगी? इसमें शब्द दे दिया चिल्ड्रन कोर्ट, इसलिए आप समझ गए चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगी ट्रायल। नहीं दिया होता शब्द तो
तो भाई माइनर है, पहले तो चीज है कि जुवेनाइल है, फिर जुवेनाइल है तो एज ऑफ 16 ईयर्स वाला और एज ऑफ मोर देन 16 ईयर्स वाला, वो तो ऑफेंस के लिए दे रखा है, लेकिन मुझे एज ए, कौन सा शब्द है वो, एज ए मेजर ट्रीट करते हैं, एज एन एडल्ट। तो 17 साल 6 महीने हो गया तो एज एन एडल्ट हो गया वो, इसलिए उसकी ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में जा रही है, यहाँ पर शब्द इसलिए दिया है। तो जे बोर्ड में आप सिंपल लिखोगे जे लर्नेट डिस्ट्रिक्ट जज सेंड द एप्लीकेशन फॉर जे बोर्ड वेयर आफ्टर throughout consideration on the application and taking the evidence, JJ board has submitted the report to this court, to district and session judge, by saying, by observing that he is the minor but having the age of 17 years 6 months, as his trial must be conducted as a adult। तो फिर डीजे उसको कोर्ट रिपोर्ट को कंसीडर करके क्या करेगा, उस ट्रायल को कहाँ कमिट कर देगा, फिर गलत। अगर पावर है तो लिखेगा वो, बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट इज हैविंग द आल्सो जुडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट, और नहीं है तो वो फिर जे बोर्ड भेजेगा, भैया ये लो आपने मेरे को रिपोर्ट दे दी, मैंने पैकअप करके आपको दे दिया, भेज दो जिसको भेजना है, वो फिर चिल्ड्रन कोर्ट भेज देगा। तो यदि आपकी बात को मैं मान लेता हूं, देखो ये निश्चित जरूरी तो नहीं है कि डीजे कोर्ट ही चिल्ड्रन कोर्ट हो, ना इसमें ऐसा कहीं लिखा। यदि आप उसी कोर्ट से कराना चाहते हो तो आप ये लाइन तो लिखोगे, बिकॉज दिस कोर्ट इज हैविंग द सेम जुडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट देयरफॉर ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड हियर। और यदि ये नहीं है तो आप जे बोर्ड से भेज के और फिर चिल्ड्रन कोर्ट को कमिट करवाओ, लेकिन आप बताओगे तो ना अपने जजमेंट में कि वाई दिस जजमेंट इज बीइंग रिटन बाय दिस कोर्ट, ये कोर्ट क्यों लिख रही है, क्यों अगर आप ये नहीं लिखते हो तो बात हो रही है, आप कंफ्यूज हो जाएगा जनरल कि जे बोर्ड ने तो भेजा सेशन कोर्ट को, वो सेशन कोर्ट ही ट्रायल करने लग गई जबकि चिल्ड्रन कोर्ट लिख रहा है, तो आप बताओगे ये सेशन कोर्ट ही चिल्ड्रन कोर्ट की पावर रखती है। तो ऊपर कोर्ट का नाम क्या आया, ऐसी अगर सेम कोर्ट है, वो सेम कोर्ट है तो फिर कोर्ट का नाम क्या आएगा ऊपर, हाँ। अगर आप अपने इस जजमेंट में, क्योंकि देखो चार्ज उन्होंने फ्रेम किए सेशन जज ने, डीजे कोर्ट ने, अभी वहीं सारी कार्रवाई चल रही है, अब वहीं आप ये सारी ट्रायल करा दोगे तो फिर आपको वो डेजिग्नेशन ऊपर वही लिखने के लड़ने, मतलब सेशन जज कम स्पेशल कोर्ट, वो चिल्ड्रन कोर्ट सो एंड सो, जगह का नाम सीका झुंझुनू जो भी है। अगर आपने कमिट करा कर मतलब जे बोर्ड पे भेज करके और फिर जे बोर्ड से चिल्ड्रन कोर्ट भेजा है तो मात लिख दीजिए बाल न्यायालय चिल्ड्रन कोर्ट। अब लोग कहते हैं कि पहले सब आपको, मतलब बच्चे चाहते हैं पहले हमें कोर्ट बताएं जजमेंट पढ़ाते समय कि कोर्ट कैसा आनी चाहिए, कोर्ट नहीं पहले पढ़ा सकते, कोर्ट उसी समय बनेगी। अब यहाँ की दो परिस्थितियाँ आ रही हैं, दोनों परिस्थिति के अनुसार अलग अलग कोर्ट हो गई। अब बच्चे सिर्फ चिल्ड्रन कोर्ट लिख के आएंगे, लिख दीजिए कोई गलत नहीं है, लेकिन पहले आप जे बोर्ड भेजो, फिर जे बोर्ड से फाइल को वहाँ सेंड करो, पहले सेशन कोर्ट का तो चैप्टर क्लोज करो, आपने चार्ज फ्रेम कर रखे हैं। और इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, तो मेरे को समझाने में आधा घंटा लग रहा है, वहाँ तो आपको 1.5 लाइन से खत्म कर देनी है सारी चीज़ें, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र आ गया उसको कि ये है, बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रोसीजर एक्यूरेट पता है। अभी आपने ट्रायल में करा दी, कोर्ट चिल्ड्रन कोर्ट लिख दी, अरे चार्ज सेशन कोर्ट ने फ्रेम किया, जे बोर्ड ने रिपोर्ट सेशन कोर्ट को भेज दी, वहीं ने आपने विटनेस करवा दिया, तो भैया अब उसको एग्जामिनर वो कहेगा मैं इसको सेशन कोर्ट मानूं कि चिल्ड्रन कोर्ट मानूं, आप लिखोगे जब ही तो उसे पता चलेगा। सेशन कोर्ट कम चिल्ड्रन कोर्ट, हिंदी में सेशन न्यायालय और फिर ब्रैकेट में चिल्ड्रन कोर्ट, मतलब उसको डिनोट कर दो कि ये कोर्ट है और उसमें लिख भी दो कि इस न्यायालय को ही बाल न्यायालय के
अधिकार प्राप्त हैं। कितनी लाइन हुई? मुश्किल से 4 शब्द हुए आपके इसके, समझ गए? तो बस इसमें यही क्रक्स है कि यहाँ पर बस ये थोड़ा पहले उसको भेजो, फिर वहाँ से आया, फिर इधर गया, ऐसे करके उसको ट्रायल को आपको करवा देना है। एज डिटर्मिनेशन हो जाएगी, वो आ जाएगा, चिल्ड्रन कोर्ट में हो जाएगा। अब इन दो चीज़ों का आंसर आपको देना है अपने जजमेंट के अंदर ही। वो कह रहे हैं फ्रेम द चार्ज अज्यूमिंग द ट्रायल वाज अंडरटेकन बाय द चिल्ड्रन कोर्ट, लेकिन चार्ज किसने फ्रेम की है यहाँ? सेशन जज ने। और ये क्या कह रहा है? फ्रेम द चार्ज अज्यूमिंग द ट्रायल वाज अंडरटेकन बाय द चिल्ड्रन कोर्ट। अब अगर जब एक बार चार्ज फ्रेम हो गए तो वो चार्ज थोड़ी दोबारा फ्रेम होंगे, चिल्ड्रन कोर्ट चार्ज थोड़ी दोबारा फ्रेम करेगी। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि आप उस सेशन कोर्ट को ही चिल्ड्रन कोर्ट बनाओ। लिखो दिस कोर्ट इज हैविंग आल्सो द जुडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट। तो फिर आपकी ये लाइन जस्टिफाइड हो गई कि चार्ज फ्रेम चिल्ड्रन कोर्ट की पावर थी, उन्होंने कर दिया। वहां लिख दोगे ए चार्ज हैज ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड, देयर इज नो नीड टू फ्रेम फ्रेश चार्ज। क्यों? चार्ज में तो कुछ संशोधन हुआ ही नहीं ना, चार्ज तो वही रहेंगे। जुवेनाइल होने से चार्ज थोड़ी चेंज हो गए, हुए क्या चेंज? नहीं हुए। तो इसका आंसर वो उसी में आप ये सारे आंसर के लिए आपका वो पूरा ये हो गया कि एज डिटर्मिनेशन करवा दिया आपने, जेजे बोर्ड भेज दिया, जेजे बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने पर डीजे ने कंसीडर कर ली, फिर कहा कि मैं ही सेशन कोर्ट हूँ, मैं ही चिल्ड्रन कोर्ट हूँ। तो इसका आंसर उस पैरे में छुप गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। इसको समझाने के लिए अच्छा पैरा लिखो उसको। दूसरा आ गया व्हाट सेंटेंस शुड बी इम्पोज ऑन द बॉय कीपिंग इन द व्यू, वो तो नीचे पनिशमेंट लिखोगे। तो अपने आप ही आप वैसे तो 302 में एलआई देते हैं आप, और आपने दे दी 10 ईयर्स, तो आंसर मिल गया कि नहीं? कितने दे सकते हो आप? कितना पनिशमेंट दे सकते हो? एलआई और डेथ और एलआई को छोड़ के दे सकते हो। अगर ये बॉय नहीं होता, जुवेनाइल नहीं होता है, तो आप एलआई देते ना 302 में। लेकिन अब आप एलआई को छोड़ करके 20 ईयर्स दे सकते हो आप यहाँ पर, मान के चलो आप 20 दिन देना चाहते हो, तो अपने आप में शो हो गया कि वॉर सेंटेंस शुड बी इम्पोज ऑन द कीपिंग इन व्यू ऑफ द जेजे एक्ट। अलग से आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि साहब आप इसको 20 साल का देते हैं, तो उनके समझ में आ गया क्योंकि ये जुवेनाइल है इसलिए 20 साल दिया, वरना तो एलआई होता है ना। मिनिमम पनिशमेंट क्या है मर्डर में? डेथ हो, एलआई मिनिमम तो एलआई हुई ना, डेथ तो उससे मेजर पनिशमेंट हो गया। अब ये इस क्वेश्चन में ये है, अब देखो 4 जगह थी जहां आप गलती करते इसके अंदर। चालान गलत कोर्ट में फाइल करवा दिया आपने, शुरू से चिल्ड्रन कोर्ट लिखते चले गए। एज डिटर्मिनेशन नहीं करवाई आपने, रिपोर्ट की बात नहीं लिखी उसमें, डीजे के द्वारा ही आपने मनवा लिया, हाँ ये सर्टिफिकेट पेश किया है, डीजे का देगा हाँ सब जुवेनाइल है। अरे वो उसमें खुद को पावर नहीं है कहने की वेदर इज दी माइनर और मेजर है, लेकिन यहाँ पर वो एज ए एडल्ट वाली ट्रायल की चिल्ड्रन कोर्ट पर ट्रायल करवानी बात है, तो वो आप मात्र 4-5 लाइन का थोड़ा इधर उधर होना है आपका, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक। और तो इसमें आप जजमेंट की तरीके से लिखी दोगे, एविडेंस मैंने बताई दी। तो ये इसमें कुछ स्पेशल थी, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़िए समझिए। इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं चाह रहा है एग्जामिनर, नॉर्मल जजमेंट लिखना है या स्पेशल है? कुछ स्पेशल है तो वो सर्च करो क्या इसके अंदर स्पेशल है, अब वो लिखो। मजिस्ट्रेट ट्रायल होता तो क्या? किसका आयु का निर्धारण कैसे करेगा? बोर्ड मीन्स देयर आर 2 मेंबर्स, मजिस्ट्रेट तो एक ही है। आयु का निर्धारण उसमें कर लेगा, लेकिन आप जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में भेजो। आप अपने जजमेंट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बोर्ड में भेजो, खुद मत करो। समझ गए ना? जे एक्ट के जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो अप्लाई करो। उसमें वो कंडीशन अलग है कि जहां पर
आयु के निर्धारण आगे ट्रायल शुरू हो गई, विटनेसेज हो गए, फिर ट्रायल की बात आई तो वो एविडेंस लेके निर्धारण कर देगा। लेकिन यहाँ तो वो शुरू होते ही क्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है, तो अब आपको ये पावर नहीं है विदाउट टेकिंग एविडेंस कि आप उसका आयु का निर्धारण कर दो। आयु के बोर्ड भेजो, वहाँ 2 मेंबर हो गए, एक्यूरेट रिपोर्ट मानी जाएगी, जे बोर्ड की रिपोर्ट। तो उस तरीके से करो, चाहे मजिस्ट्रेट भी करे। लिख दो, अगर आप ये चीज़ें तो लिख दोगे तो और सुंदर हो जाएगा। यद्यपि इस न्यायालय द्वारा भी एज डिटर्मिनेशन, आयु निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु फिर भी इस आयु निर्धारण के लिए इस मामले को जे बोर्ड के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। तो आपकी नॉलेज भी पता चल गई। मैं साहब इसलिए नहीं कर रही कि जानता नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अधिकारी हूँ, लेकिन हम जे बोर्ड से करवा रहे हैं। करेक्ट, लिखना है इस पर जजमेंट, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। 2 हो गए आपके लिए अब, है ना। इस पर भी जजमेंट लिखना, एक तो कल वाला था और एक है। यही आया था क्या? अच्छा, पिछले से पिछले आया होगा। हाँ आया, जब भी हमारे पास है प्रश्न। चलिए अब दूसरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? सर कल कौन सा क्वेश्चन? कल को जजमेंट राइटिंग के लिए दिया था ना आपको क्वेश्चन, क्या था कल का? SC ST कोर्ट वाला था ना, मैंने कॉग्निजेंस ऑर्डर लिखवाया था। अरे क्या, क्योंकि ऐसे जजमेंट तो हम बहुत दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन से अप्लाई कैसे होना है उसको, उससे आपको मदद मिलेगी। क्या हुआ निखिल जी? अच्छा लगाओ लगाओ। ये कौन सा है? ठीक है। ठीक है, अब एज यूजुअल अपन फिर एक जजमेंट की तरफ चलते हैं। इसके पैरे से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। फैक्ट्स पढ़ लीजिए इसके, दिख रहा है ना। प्रार्थी राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर थाना सो एंड सो में कार्यरत है। ठीक है। दिनांक कितने को प्रार्थी अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था? दिनांक 10, ये 7 तारीख की बात है। लीव कब लिया उसने? 7 को, है ना। 10 तारीख को शाम 7 बजे 7 से 8 लोग घर में जबरन घुसकर आए, जिनके हाथों में लाठी डंडे व धारदार हथियार थे। जिन्होंने आते ही मेरे FI लोजर मतलब साथ मारपीट शुरू कर दी। मुझे बचाने मेरी पत्नी श्रीमती सोएंसो, बेटा सोएंसो आए, लेकिन तभी इनमें से एक व्यक्ति ने मेरे बेटे के पेट में धारदार हथियार से वार किया और वो वहीं गिर गया। दूसरे व्यक्ति ने मेरी पत्नी के सिर में लाठी मारी,
बेटे के तो एक व्यक्ति ने पेट में मार दिया, दूसरे लाठी मारी। जैसे ही मैं उनको बचाने के लिए, उनमें से 3 लोगों ने बचाने के लिए गया, मिसिंग है शब्द, उनमें से 3 लोगों ने मुझे पकड़ लिया, वह मेरे पैरों में लाठियों की मारने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं घर से बाहर भागा। जब जाकर के पड़ोसियों ने मेरी आवाज़ सुनी तब वो सारे लोग भाग गए। अतः आपसे निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे, उन्हें दंडित किया जावे। ये आपकी एक फैक्ट्स हो गए, एक एफआईआर हो गई इस कंटेंट्स की। बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है, ठीक है। अब इस पर आप एक्विटल करोगे कि कन्विक्शन करोगे? मन पहले ही बनाना है ना हमको, मैंने बोला ना जैसी प्रॉब्लम पढ़ो पहले मन बना लो कि इसको हमको कन्विक्शन करना है कि एक्विटल करना है। कन्विक्शन करना है, तो कन्विक्शन के लायक तो सीधा सीधा ही है, कन्विक्शन के लायक तो सीधा ही है। हम थोड़ा इसको, इसमें हो सकता है कन्विक्शन ही किया है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा बताऊंगा जिससे आपको डिफेंस को भी मजबूत करने की। भाई अभी तक तो क्या प्रोसिक्यूशन ही मजबूत होता है, जैसे ही हमने कोई रिपोर्ट पढ़ी प्रोसिक्यूशन मजबूत हो जाता है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर एक्विटल करना है या आप डिफेंस काउंसिल हो या अक्यूज पार्टी हो, तो आपको डिफेंस क्या चीज़ हो सकती है, ऐसी कौन सी एविडेंस हम लेकर के आए पेश करें। क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट क्या होती है, ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन के फेवर में ही होती है। और डिफेंस के लिए उन्हीं एविडेंस में से निकालना या नहीं पेश करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने कल वाले में बताया कि आपको डिफेंस को मजबूत करना है तो एग्जिबिट P2 और एग्जिबिट P3 को आप थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए, डाउट क्रिएट कर दीजिए कोर्ट की निगाह में, आप एक्विटल हो जाओगे, हो सकती हो, संभावना बढ़ जाएगी। वो कोर्ट नहीं करेगी तो अपीलेट कोर्ट कर देगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तो पहला हमारा काम है ऑफेंस डिटरमाइन करना, एक्विटल और कन्विक्शन बाद में। पहले एफआईआर के ऑफेंस तो देखें हम कि ये घटना हो गई, अब इसमें हमें एफआईआर बनानी है तो किस ऑफेंस में बनाएंगे हम। केस दोबारा फैक्ट्स पढ़ लीजिए कि एक पुलिस वाला है, वो 7 तारीख को छुट्टी लेकर के आया, 10 तारीख को 3-4 लोग उसके घर पर आ गए, 7-8 लोग उसके घर पे आ गए। एक इंसान ने उसके बेटे के पेट में चाकू मार दिया, दूसरे ने पत्नी के सिर में मार दिया। जब वो बचाने के लिए भागा तो उसको क्या पकड़ लिया, क्या किया, हाँ पकड़ लिया और पैरों में लाठियां मारी। मुश्किल से वो पड़ोस भागा तो पड़ोसियों ने उसको बचा लिया। ठीक है, क्या ऑफेंस बने, कितने लोग हैं, 7-8, और 7-8 के द्वारा ही ऑफेंस बताया जा रहा है। तो सीधा सीधा 149, 148, 147 वाली बात आ गई। इंजरी 3 लोगों की इंजरी होंगी, शशांक बेटा, पत्नी सुनीता और वो स्वयं। तो उस इंजरी में जरूरी नहीं है कि 325, कोई छोटी इंजरी भी होगी तो 323। पैर में लाठियां मार दी 325, पेट में चाकू मार दिया 307। चूंकि पुलिस का अधिकारी था, उसको ड्यूटी पर था, वो 332, 353, और घर में एंटर किया तो 452। ठीक है, हाँ ये सही दिमाग लगाया बिल्कुल। 332 क्यों आया है ना, डाउट है ना। ये एफआईआर है ना, एफआईआर तो सुरेश लिख रहा है, वो तो चाहे तो इसमें 302 भी लिख दे कि एक बार तो मर गया था, वो तो दोबारा जिंदा हो गया। भाई लिखने वाले की क्या है है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफआईआर लॉयर तो कुछ भी लिखा सकता है। वो तो कह रहा था मैं ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, वहां छुट्टी लेके जरूर आया, लेकिन आपने देखा नहीं है पुलिस की क्या कोटेशन होती है, दे आर ऑन वर्क 24 आवर्स 365 डेज 7 डेज, जो भी है होता है ना, 24 घंटे काम पर होते हैं वो। तो बताओ कैसे नहीं है 332। आप ना करो, आप एक लॉयर को दोनों तरीका तुरंत घुमा देना चाहिए। आपने कहा 332 नहीं बनता, मैंने कहा क्यों नहीं बनना, वही 24 घंटे ड्यूटी पर है। 24 घंटे ड्यूटी पर है और कोई इसको पीट गया, नहीं बना 332।
अब आप हाँ करने लग गए। नहीं देखो, यही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप मैं इस बात से इतना खुश हुआ कि आप में से ये तो शायद इनको पता होगा, बोली नहीं होंगी, आपने तुरंत बोल दिया कि इसमें 332 कैसे बना। यही क्वालिटी चाहिए मेरे को, तुरंत जैसे प्रश्न पढ़ाने ही तुरंत झटके में आ जाए। वो कहते हैं ना बच्चे कि 2.5 मिनट कम पड़ गई, मेरे लिए कम पड़ गया। जिसके दिमाग में आ गया उसके लिए समय कम का हवा भी नहीं है। अब आपने इसमें ऑफेंस में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन है ये FIR है। FIR में तो वो कहेगा साहब मैं तो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था। अब वो तो कॉग्निजेंट चार्ज फ्रेम होंगे, तब की बात देखेंगे। समझ गए? तो FIR में तो लिख सकता है ना, मान गए? चलिए, तो इन धाराओं में FIR हो गई, तफ्तीश प्रारंभ हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है। तो भाई भी अगर मानो पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट में 332 आ जाए तो कोई डाउट रहेगा, कोई आपको निसंदेह वो रहेगा, आ सकता है भाई। पुलिस पुलिस भाई भाई। चलिए देखते हैं। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन, मैंने बोला इंजरी केस है तो मेडिकल हो जाएगा, बयान हो जाएंगे, साइड प्लान बन जाएगा, रिकवरीज हो जाएगी, तो वो भी इसी में हुआ होगा। हाथगढ़ मतलब इंजर्ड, सुरेश इंजर्ड है, वो खुद है, पायल ओझर है, सुशीला उसके वाइफ है, शशांक बेटा है। तीनों का मेडिकल करवा दिया। आपको भी करवाना अगर कोई ऐसा इंजरी केस आता है तो। अब चूंकि पैर में मारा है 325 लग रही है, तो एक्सरे की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके हो सकता है किसी के में कह दिया स्वेलिंग आई है, तो वो एक्सरे भी हो गया। मेडिकल करवा कर चोट का प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई। IO इन्वेस्टिगेट, क्योंकि हमें नीचे ट्रायल में जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं पर लिख रहे हैं प्राप्त की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, हालात मौका मुर्तीब किए गए, मतलब हालात मौका वहाँ कौन कौन लोग थे, नक्शा वगैरह बना के उसको किए गए। गवाहों के बयान लिए गए 161 के अंदर। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध है ना, अज्ञात लोग आए, तो यहाँ क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आइडेंटिफिकेशन। अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी क्या नहीं? ये इस तरीके से निकल के आना चाहिए। अभी आपके 12 दिन की क्लास आ रही है, धीरे धीरे अब आपका माइंड, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं जानते, मैंने पहले ही दिन से बोल रहा हूँ कि 50% आप ऑलरेडी जानते हो, मैं उसमें कोई इन्हांस नहीं कर रहा, बस 25% आपको ऐड करना है, 30% आपको ऐड करना है। तो अब आपको ऊपर भी बढ़िया बिल्कुल सही एकदम आंसर आता जा रहा, मतलब आप मेरी क्लास को सीरियसली ले रहे हो। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध होने के कारण मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण श्याम जितेंद्र बाबूलाल को बापरदा पुलिस हिरासत में लिया गया। अब कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब आइडेंटिफाइड नहीं है वो व्यक्ति, अज्ञात है, और फिर आपने गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस को बताना तो पड़ेगा भाई आप कैसे गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो किसी इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन पे किया। अब चूंकि अज्ञात हैं तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराया जाना है। अब आप बापरदा शब्द तो लिखो मत और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करा दो। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किसका होगा? जो ढक्के लाए होंगे, वरना तो देख ही लेंगे सब लोग और कह दें हाँ यही थे। तो बापरदा उसको पुलिस हिरासत में लिया गया, जाकर 15/12 को विधि अनुसार प्रेम कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शनाख्त कार्रवाई, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की फलस्वरूप फर्ज शनाख्त की रिकॉर्ड पर ली गई। अब कार्रवाई तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बयान लिए, साइड प्लान बनाया, मेडिकल बनाया, तो इसका क्या लोगे? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का मीमो होगा क्या नहीं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है पता है आपको? है? 2 एक्यूज गिरफ्तार किया मान के चलो, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? सिमिलर टाइप 5-6 व्यक्तियों को खड़ा किया जाएगा और फिर सुरेश को, शशांक को और उसके वाइफ को बुलाया जाएगा, भाई इनमें से पहचानो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, है ना। 5 का नाम होगा, उसमें फर्द जो होगी ना, पेपर होगा 5 का, वो कहेंगे मैंने इसको पहचाना, इसको पहचाना। अगर वो वही एक्यूज है तो आइडेंटिफिकेशन लिखा होगा सही पहचाना गया, नहीं है तो लिखा होगा गलत पहचाना गया। ठीक है, तसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराकर उसकी कार्रवाई को रिकॉर्ड पर लिया गया। किसने किसने लिया रिकॉर्ड पर? अरे रिकॉर्ड पर कौन लेगा? IO लेगा ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर।
भाई इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन पे किसी चालू को गिरफ्तार कर लाए, ढक के लेके आए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करा दिया, वो बंद कमरे में या जहाँ भी आया हुआ उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली, अब वो रिकॉर्ड पर ले ली, यही हमने लिखा है। उनकी तलाशी ली गई, उनके पहचान पत्र के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ, पहचान पत्र के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ। तत्पश्चात उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ठीक है ना। अब ये इतनी कार्रवाई कितने दिन में हो गई होगी? अरे अननोन के खिलाफ एफआईआर है, पे पुलिस गिरफ्तार करके लाई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किया, उनकी रिकवरी वगैरह की, तो पुलिस ने लाके कहाँ रखा अक्यूज को? जनरल जीके की बात पूछ रहा हूँ, जीके इन रिलेशन टू लीगल जीके। भाई पुलिस कस्टडी में रहे होंगे ना पीसी, और फिर पीसी रिमांड मांगा होगा कोर्ट से, रिमांड दिया होगा, फिर जुडिशियल किया होगा। तो हम जजमेंट के पर्पज से तो तुरंत लिख दिया हमने, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। ऐसा लग रहा है कि अभी गिरफ्तार किया, अभी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया और भेज दिया। इस प्रोसेस में उन्होंने 10 दिन का रिमांड ले डाला होगा, उनका अच्छी तरह कुटाई कर दी होगी ढंग से, है ना। चलिए, बात 36, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अभियुक्त बाबूलाल की संलिप्तता नहीं पाई गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, पुलिस ने देखा कि बाबूलाल इज नॉट इन्वॉल्व इन द मैटर। कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? लिखा था ना इसमें। अभियुक्त श्याम, जितेंद्र और बाबूलाल, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेकिन इसकी बाबूलाल को एक को पुलिस ने यही निकाल दिया। यही लग रहा है ना। अभी पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट फाइल करेंगे तो एक के खिलाफ तो रिलीज कर देंगे उसको, और 2 के खिलाफ चार्जशीट पेश कर देंगे। तो बाबूलाल की संलिप्तता नहीं पाई गई क्योंकि घटना दिवस 10/12/2021 को वह किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में जिला कारागृह अलवर में निरुद्ध था। अब ये देखो, उसने सुरेश ने इन 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया होगा प्रेम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, तो मतलब गलत आइडेंटिफाई किया ना उसने। यहाँ पर क्लीन हैंड तो नहीं लग रहा ना सुरेश। वो तो भाई वो एक है, मैं दिल्ली बॉम्बे था, वो तो गलत हो सकता है, लेकिन वो तो न्यायिक हिरासत में था। अब यदि फिर भी वो क्लेम कर रहा है, फिर तो बहुत बड़ी इंक्वायरी हो जाएगी उस जेल की, फिल्मों की तरह हो जाएगी। वो एक पहले फिल्म थी ना, फिर रात में वो कैदी निकल के मर्डर किया करते थे, वो वहाँ के नेता थे तो रात को कैदियों को निकाला करते थे। अब वो तो मर्डर कैसे कर सकते हैं, तो वो बच जाया करते थे, तो वो बहुत बड़ी इंक्वायरी का विषय हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं गई तो 10 को वह किसी अन्य मामले न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है। अभियुक्त श्याम व जितेंद्र के विरुद्ध अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध सकारात्मक अंतिम रिपोर्ट 173(2) की पेश कर दी। ठीक है, और इन धाराओं में कर दी। पुलिस ने फिर भी रख लिया 332। आपकी बात नहीं मानी ना पुलिस ने अभी, तो है ना, अभी हटा देना चाहिए, नहीं हटाया। और क्या जोड़ दिया उन्होंने? 34। क्यों? वो एफआईआर तो 149 में इसलिए थी कि वो 7-8 आदमी बता रहे थे, अब 3 गिरफ्तार कर लिए, पॉजिटिव फाइनल कंप्लीट चैप्टर क्लोज हो गया, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है। तो 3 को भी होते तो भी 34 आता, 1 निकाल दिया, 2 रह गए तो 34। ठीक है, चालान पेश कर दिया। अभियुक्तों ने नाराजगी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अब ये एक स्पेशल विषय है। आप प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा क्या समझते हो कि कंप्लेंट ही लगाता है। मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत 25 साल की एक्सपीरियंस से, प्रोटेस्ट मतलब आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। वो चार्ज को, कॉग्निजेंस को क्यों आर्ग्यू करे, वो तो यही पहले कहे सब इन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन किया है, मेरे पर तो ये ऑफेंस बनती ही नहीं है, तो वो कह सकता है उस बात को, प्रोटेस्ट पिटीशन को, और लगा तो सकता ही है। कोर्ट ये कह के मना कर देगी, भाई दिस इज नॉट ए स्टेज टू टेक योर डिफेंस ऑन रिकॉर्ड, ये कह सकती है ना, एक तरह डिफेंस ही तो हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बात को कह सकते हैं जब उसको गिरफ्तार करके लाए। और तो उन्होंने नाराजगी प्रस्तुत की। नाराजगी प्रार्थना पत्र मतलब प्रोटेस्ट पिटीशन है ना,
किया, अभियोग पत्र पर अपराध अंतर्गत धारा 100 के अपराध बनने संबंधी सामग्री नहीं है। वो उसी समय कह रहे हैं, चालान के समय पर ही, इधर चालान फाइल हुआ, उन्होंने एक एप्लीकेशन पेश की कि सब ये इन्वेस्टिगेशन गलत किया है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, 307, 325, 32 सब लगा दिया हमारे ऊपर। अब कोर्ट मानती या नहीं मानती वो एक अलग चीज़ है, वो भी लिखा होगा आगे। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बाद अवलोकन सकारात्मक अंतिम रिपोर्ट उक्त प्रार्थना पत्र व अभियुक्ति प्रतिरक्षा से संबंधित होने के आधार पर पोस्टिंग न मानते हुए निरस्त कर दिया। जजमेंट में चीज़ आती नहीं है, ये जजमेंट हमारे द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, आर्टिफिशियल है, किसी कोर्ट का नहीं है। तो आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये इसमें डाला कि एक्यूज ने कहा कि ये ऑफेंस नहीं बनता, प्रोटेस्ट फाइल किया, तो कोर्ट ने कहा कि भैया इस स्टेज में हम आपको सुन नहीं सकते, बनता है ना बनता है, दिस इज द सब्जेक्ट टू द स्टेज ऑफ द कॉग्निजेंस एंड द चार्ज। आप चालान की स्टेज पे ये नहीं कह सकते 325 बनता है, 323 नहीं बनता, और किस तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता। तो कोर्ट ने वही कहा कि भाई कोर्ट ने कंसीडर किया, उन्होंने क्या, उक्त प्रार्थना पत्र अभियुक्त की प्रतिरक्षा, मतलब ये तो डिफेंस ले रहा है एक्यूज, और डिफेंस के समय देना, आप डिफेंस एविडेंस है तब देना, इस स्टेज पर नहीं हो सकती। इसलिए कोर्ट ने उसकी बात को ना मानते हुए मेंटेनेबल नहीं माना कि भाई आपकी एप्लीकेशन है, प्रोटेस्ट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। वह अभियुक्त श्याम व जितेंद्र के विरुद्ध इन धाराओं में क्या ले लिया, कॉग्निजेंस के तहत प्रथम दृष्टा में लिखा ना, प्रथम दृष्टा लिखना है कॉग्निजेंस में, ये शब्द देखते ही आपको पता चल जाए ये कॉग्निजेंस के चार्जेज हैं, ऑफेंसेज हैं। बनना पाए जाने पर विधिवत प्रसंज्ञान लेकर, अब विधिवत जैसे शब्दों का उपयोग करो लगाने के लिए कि ड्यूली टेकन कॉग्निजेंस, मतलब कोई गलती नहीं की है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, परंतु उक्त प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को अंतर्गत इतने के तहत जरिए आदेश दिनांक कमिट किया गया। इस न्यायालय को, मतलब जजमेंट लिखा रहे हैं, जजमेंट कौन लिखा रहा है, सेशन न्यायालय, तो वो कह रहा है मेरे को कमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई सब क्लियर? रिवाइज हो रहा है आपका एक तरीके से, धीरे धीरे जो आपके मैंने स्टेप डाले वो आपके मजबूत होते जा रहे हैं अब, है ना। एक दिन ऐसे हो गए कंटेस्ट हो जाए कुछ दिनों में। उक्त मामले के कमिट होने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा सेशन प्रकरण संख्या, अब संख्या डल गई, के रूप में दर्ज किया गया व दिनांक इतने इतने को आरोप बहस सुनी गई। अब आप कहते हो कि प्रश्न में आया आरोप विरचित करते हुए जजमेंट लिखी है, तो ये वही हो गया, आपने यहाँ इस पैरे से आरोप विरचित कर दी है, वो अलग से नहीं मांग रहा, अलग से मांगा है तो मार्क्स डिवाइड करेगा 5+5, तो आपको फिर चार्ज ऑर्डर या वो लिखना है। अब यहाँ हम उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे चार्ज को। प्रावधानों के क्या सुनी गई, तत्पश्चात 200 दर्ज रजिस्टर किया गया, आरोप बहस सुनी गई, तत्पश्चात 228 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये चार्ज आरोपित कर दिया। चूंकि अलग अलग व्यक्ति हैं, अक्यूज हैं, तो पृथक पृथक विरचित कर हर एक व्यक्ति को, इसमें कह रहे हैं हर व्यक्ति को हमने प्रेम किया है और हर एक व्यक्ति को एक्यूज को हमने सुनाया है, पृथक पृथक विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए। तो प्रत्येक अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अनविक्षा चाहिए। हो गया आरोप विरचित करते हुए, अगर इसमें लिखे आरोप विरचित करते हुए जजमेंट लिखे तो ये हो गया आरोप का विरचित हो गए, अलग से कोई हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर लिखने लग गए कि एक्यूज पर 33, हर एक्यूज पर 33, 34 का चार्ज है, किसी भी एक एक्यूज ने सबने मारा हो, 35, 325, 34 का चार्ज है, मतलब 325 की इंजरी वो एक व्यक्ति के द्वारा पहुंचाई नहीं, यही है ना इसका अर्थ। 307 है वो भी 34 के साथ है, 332 है वो भी 34 के साथ है। अभी चार्ज भी गलत लग सकता है यहाँ पर। 353 है वो 34, 452 है वो भी 34 के साथ लगा दिया है। जहाँ जजमेंट में गलती हो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको पता भी चल जानी चाहिए जिससे आप आगे सुधार ना करो। 452 के साथ कोई 34 की आवश्यकता नहीं होती लगाने के लिए, लेकिन चलो हम तो अभी जजमेंट पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, ये सुनाए गए और ये चार्ज हो गया, चार्ज का पैरा हो गया स्पष्ट। आपने 10 लाइन लिख दी इसके लिए। विचारण का प्रारंभ किया गया, उसमें एक शब्द क्या भूले हुए हैं, हाँ लिखा है ना, प्रत्येक अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अनविक्षा चाहिए, लिख दिया।
विचारण की शुरुआत हुई और उन्होंने क्या विटनेस पेश किए, प्रोसिक्यूशन ने पहले ये विटनेस पेश कर दिए, सुरेश परवादी, पीडब्ल्यू सुशीला, तीन तो वही हो गए इंजर्ड आई विटनेस हो गए वो सारे आई विटनेस, हाथगण गवाह। पीडब्ल्यू 4 श्याम पड़ोसी, वो कह रहा ना मैं बाहर भागा तो पड़ोसियों ने बचाया, अभी श्याम लाल इसकी आपत करेगा। श्याम पड़ोसी, पीडब्ल्यू 5 सुनीत पड़ोसी, पीडब्ल्यू 6 मनीष एएसआई पुलिस स्टेशन रूपबास, जहाँ से वो नौकरी करता था, यहाँ नौकरी, वो इससे पता चलेगा 332 है कि नहीं है। पीडब्ल्यू 7 दिवाकर कांस्टेबल, एफआईआर लिखने वाला। पीडब्ल्यू 8 समय सिंह कांस्टेबल, अरेस्ट मीमो जिसने अरेस्ट किया। पीडब्ल्यू 9 प्रेम कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे वो। पीडब्ल्यू 10 गौरव, मेडिकल रिपोर्ट बनाई इसने। पीडब्ल्यू 11 डॉक्टर राजा रानी, इन्होंने एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट हो गया, हड्डी के बारे में बताएंगे टूटी है नहीं टूटी। पीडब्ल्यू 12 राम प्रताप सिंह आईओ, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया के बयान लेखबद्ध किए गए प्रोसिक्यूशन, और ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई। एफआईआर हो गई, तहरीर रिपोर्ट, तहरीर समझते हो, पहले वो लिख के ले गया सुरेश, थाने में दी, फिर वो एफआईआर में कन्वर्ट हुई, तो वो तहरीर हो गई, फिर एफआईआर हो गई। और तीन लोग इंजर्ड है, तीनों के एमएलआर बनेंगे, मेडिकल रिपोर्ट बनेंगी, तो 3 इसमें एमएलआर होंगी। एग्जिट P3 सुरेश की है, P4 सुशीला की है, P5 शशांक की है, और एक इसका एक्सरे सुरेश का करवाया, तो उसका एग्जिबिट सुरेश, फिर सुशीला का भी एक्सरे करवाया है, और शशांक का भी है, तो 6 तो मेडिकल एविडेंस ही हो गई। अरेस्ट मीमो हो गया, है ना, ये 2 एक्यूज गिरफ्तार किए तो 2 के अरेस्ट मीमो लगा दिए। एग्जिबिट P11 ड्यूटी अथोराइजेशन लेटर, मतलब प्रोसिक्यूशन एक केस लेके आ रहा है कि जब मैं वहाँ आया था ना, जयपुर आया था रूपबास से, तो मैं किसी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए मेरे को स्पेशल असाइनमेंट दे रखा था, तो ड्यूटी अथोराइजेशन लेटर पेश किया 332 को जस्टिफाइड करने के लिए। अब आप कह रहे हो 332 ही नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन तो तुला हुआ है कि 332 में भी कन्विक्शन करवाएंगे। वो लेटर लेके आएगा, जयपुर में ड्यूटी लगाई जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स में चला गया, सब एक कॉर्प पे है, ठीक है। एग्जिट P12 साइट प्लान, P13 शिनाख्त श्याम की और पुटिन जितेंद्र की, दोनों का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाया, आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाए अन्य साक्ष्य पेश करने के लिए। तो ये तो मात्र एविडेंस का फोर्स ऑन हो गया। जरूरी नहीं है आप इतने लिखो अपने काम की, ये तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी आप काम की 1-1, 2-2, 3-3 चीज एविडेंस लिखना है, लेकिन आपको लिखनी जरूर है जजमेंट के अंदर। अब ये डिफेंस की एविडेंस, अभियोजन साक्षी खंडन आयुक्त का 313 का बयान हो गया। नेक्स्ट स्टेप यही है ना, अभियुक्त ने क्या कहा कि वो तो ऑटो रिक्शा चालक है। अब मतलब स्टोरी है, उसने पहले मना की कि मैं अपराध, वो जो गवाही पेश की है वो मैं स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि वो तो क्या है, अभियुक्त श्याम ने कथन किया कि वह ऑटो रिक्शा चालक है, घटना को परवादीगण उसकी सवारी थी, लेकिन किराए को लेकर परवादी सुरेश अपने पुलिस होने का रुतबा दिखाने लगा। एज यूजुअल होता ही है, ज़्यादातर होता है। वह उसके साथ मारपीट करने लगा, मतलब सुरेश अपने फैमिली के साथ जा रहा होगा, उसने कही मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरे से लेगा, तो मारपीट कर दी, खुद सुरेश ने उसकी कर दी ऑटो रिक्शा वाले की, वो कह रहा है ऐसा अक्यूज। जिस पर साथी अभियुक्त ने बीच बिचाव किया, जो बाबूलाल उसको गिरफ्तार किया ना, दूसरे उन्होंने बीच बिचाव कराया होगा। उक्त कथन का समर्थन सहअभियुक्त जितेंद्र ने भी किया, मतलब उसके भी 313 के बयान हुए, दो एक्यूज हैं तो 2 के होंगे, तो सेम वो क्या, तो उन्होंने कि शॉर्ट में लिख दिया उक्त समर्थन उस जितेंद्र ने भी किया। अभियोजन पक्ष की उक्त साक्ष्य खंडन में अपने बयान के समर्थन में अभियुक्तगणों ने मौखिक साक्ष्य, यहाँ डिफेंस एविडेंस पेश की गई है, राइट है ना पेश करने का। उनको क्या पेश किया उन्होंने, DW1 श्रीमन, अध्यक्ष ऑटो रिक्शा एसोसिएशन। एक यूजुअल है जब कोई ऑटो चला रहा है तो एसोसिएशन होगी।
अब उसका बड़ा रोल है, अभी पता चलेगा कि उसने क्या कहलवाया उससे। PW2 संजय ऑटो रिक्शा चालक, स्टैंड पे कई ऑटो वाले होते हैं, तो एक उन्होंने एक एविडेंस वो करवा दी कि बयान लेखबद्ध कराए, मतलब 2 विटनेस उन्होंने पेश किए। दस्तावेजी साक्ष्य में एग्जिबिट D1 शिकायत प्रार्थना पत्र, मतलब वो ये शो करना चाहते हैं कि ये तो झूठी लेके आए हैं, इन्होंने मेरी मारपीट की तो हमने अपने एसोसिएशन होती है तो वहीं जाता है आदमी, अपने एसोसिएशन में हमने लिख के दिया कि साहब आए दिन पुलिस हमको परेशान करती है, बैठ जाती है, सवारी हमें ले जाते हैं और हमें किराया नहीं देते, तो आप इसके लिए इनके बड़े अधिकारी से रिपोर्ट करो। उसको थोड़ी पता है सुरेश जाके उल्टी FIR करा देगा, अगर वो ऐसा होता तो थोड़ी कराता वो। तो वो ये कहना चाह रहा है ये तो मैंने ही पहले करा रखी है रिपोर्ट, तो अपने एसोसिएशन में दे दी मैंने, तो वो आके बात आएगी। ये क्या आते अपन, एग्जिबिट डी शिकायत पत्र हो गया, हाँ डॉक्यूमेंट में उन्होंने एग्जिबिट डी शिकायत पत्र पेश किया और एग्जिबिट P2 सुरेश पड़ोसी के नील कमल के बयान अंतर्गत 161 प्रदर्शित कराए। ये थोड़ा आपके लिए समझने की बात है। देखो जब प्रोसिक्यूशन पॉजिटिव फाइनल रिपोर्ट का यूज करता है ना, तो विटनेस को कॉल कर लेगा, 161 के बयान दिए उसको कॉल कर लेगा। डिफेंस चाहे तो उस 161 के बयान को डॉक्यूमेंट के तौर पे काम में ले सकता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन का है, प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है। वो चार्जशीट क्या है, प्रोसिक्यूशन ही तो है, एजेंसी है प्रोसिक्यूशन की। अब वो 161 के बयान को वो डिफेंस के तौर पे एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो पेश कर सकता है। तो उन्होंने उस चालान में से नील कमल, प्रोसिक्यूशन चाहता तो नील कमल को क्या कराना चाहिए था, एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉल करना चाहिए। उसे पता है ये मेरे फेवर का बयान नहीं देगा, तो उन्होंने कॉल नहीं किया, तो डिफेंस ने उसके 161 के बयान को एग्जिबिट बना करके पेश कर दिया। ये उनके फेवर की बात कर रहा होगा जब ही तो पेश किया, ठीक है। आदि दस्तावेज प्रदर्शित किए गए और बाकी उनकी एविडेंस बंद कर दी गई। करेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट? एविडेंस भी समझ में आ रही है कि क्यों रिलेवेंसी इस एविडेंस की, वही एविडेंस देखो जो रिलेवेंसी हो आपकी। चलो मौखिक दस्तावेज किया और ये 2 इश्यू फ्रेम कर दिए, वही इतने तारीख को इतने बजे परवादी के घर में घुसकर श्याम जितेंद्र ने अपने सहयोग के साथ मिलकर मारपीट की, है ना, यदि हमला किया, यदि हाँ तो अभियुक्त की सज़ा क्या होगी। इसी में उन्होंने वो इश्यू पहला दूसरा ऐसे भी कंबाइन करके लिख सकते हो आप। उपरोक्त आधारों के संबंध में व उपरोक्त अवधारणा बिंदु के निस्तारण हेतु अब मौखिक आर्गुमेंट किए जाएंगे। अब उस कितनी एविडेंस हो गई, अब इस एविडेंस के ना तो जज को समझने आने वाली है, उसका यूज कैसे होगा, तो इस एविडेंस का अब क्या उपयोग है वो अपनी बहस के माध्यम से बता पाएगा। प्रोसिक्यूशन अपनी बात को कहेगा, साहब मैंने PW इसलिए पेश किया, डिफेंस ने जो पेश किया वो अपनी बात को बता पाएगा। तो ये दोनों के आर्गुमेंट, ठीक है। आज इतना ही, कल इस जजमेंट को आपके ग्रुप पर भी भेजते हैं, पढ़ लेना, जिससे फटाफट जल्दी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज की डेट में भी आपको जजमेंट लिखने दे दिया जाए तो आई होप कि लिख लोगे, है ना। कोशिश ही करनी है बस, अभी तो कोशिश करो। चलिए, एनी डाउट? पुलिस LOPC क्या है? अच्छा PC, चलिए PC में सर ये PDF शेयर, हाँ बिल्कुल शेयर करवाई जाएगी आपको। थैंक यू सर, अच्छा समझ में आया है, गुड सर। अगर कहीं CCTV का यूज करना हो तो कैसे लिखेगा, ये नोट करके रखो। CCTV ये हो गई कि डिजिटल एविडेंस हो गई है ना। उसके बाद वो 62 63 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, वो उसको फॉलो, वो जब तक आप उसको उसके बारे में लिखोगे नहीं जब तक उसका यूज नहीं है। करवाएंगे, बताना, है ना सर। 16 से 18 में JJ में प्रिलिमिनरी असेसमेंट कब लिखेंगे? चलो बताएंगे वो आगे। सर आज सिचुएशन से काफ़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए, थैंक यू, ओके। बापर्दा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बापर्दा मतलब बताऊंगा मैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
बताएंगे बताएंगे, याद दिलाना। ओके सर, चलिए। आपका कोई डाउट नहीं हो? पढ़ाई इतना अच्छा रहा हूँ शायद, है ना, इस वजह से क्या आया ना सही समझ में। तो धीरे धीरे आपका भी क्या है, इंक्रीजमेंट होगा, मतलब समझ में ज़्यादा आएगा, बढ़ोगे आप उसकी तरफ। जो हमने स्टेप्स बताए हैं वो अब आपको लगेगा कि हाँ इसका ये यूज आ रहा है। हाँ, ये पढ़ने से ज़्यादा जो मैंने प्रॉब्लम शुरू में बताई थी ना, उस पर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जजमेंट तो अब, जजमेंट लिखने के लिए इतने स्टेप बता दिए, आप लिख लोगे, स्टेप फॉलो कर दोगे। मेन प्रॉब्लम आती है मैं एग्जाम में कैसे एविडेंस को लेके लिखें, कैसे हम ऑफेंस का सिलेक्शन करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है 30-40 दिन की क्लास में सारे कवर हो जाए, कुछ रहेगी नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।